हेलो एवरीवन, वेलकम टू AJE बाय एक्यूमेन। तो 7 जून इज द डेट ऑफ SSC JEE 2024 और इसलिए टीम एक्यूमेन लाया है एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज ताकि आप फिनिशिंग टच दे सके अपनी प्रिपरेशन को और अपने कंसेप्ट्स ब्रश अप कर सकें। तो पिछली वीडियो में हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो इस बारी हम सर्वेइंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। सर्वेइंग जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, हमेशा कोई भी टीचर हो ये दो बातें वो बताएगा ही कि सर्वेइंग दो प्रिंसिपल पे चलता है। पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा कि कोई भी पॉइंट है तो उसके जब मेजरमेंट होते हैं तो वो दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है हायर लेवल टू लोअर लेवल, नहीं। लोअर लेवल टू हायर लेवल, बिल्कुल नहीं। पार्ट टू होल, नहीं, होल टू पार्ट होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Here are two basic principles of surveying are work from whole to part or locate a point by at least two measurements. Moving on to next question. With passage of time, which of the following scales will not give accurate results due to shrinkage of sheet or the paper? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे जैसे टाइम चला जाएगा तो कौन सी स्केल हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। और आपको चार ऑप्शन दिए हैं, प्लेन स्केल, इंजीनियर्स स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, डायगोनल स्केल। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, इन चार में से दो ही ऑप्शन है। प्लेन स्केल आप मेजरमेंट के लिए यूज करते हो, डायगोनल स्केल भी आप मेजरमेंट के लिए यूज करते हो, लेकिन इंजीनियर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इससे आप मेजरमेंट नहीं करते, ये स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो अगर आप विथ टाइम वही रिप्रेजेंट करने का तरीका रखोगे तो ये दोनों तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देने वाले। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल आपको एक्यूरेट रिजल्ट देंगे। और पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स विल नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये रहा टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्केल और टू मेजर स्केल। हम मेजर जब स्केल करते हैं तो हमारे पास इधर प्लेन स्केल होती है, डायगोनल स्केल होती है या वर्नियर स्केल होती है। इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ग्राफिकल स्केल, ये सब अपनी स्केल को प्रेजेंट करने के एक तरीके हैं। जैसे हम मैप में लिखते हैं या कोई भी प्लान में लिखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अगर मैंने मैप में लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और वो श्रिंक हो गया और आज से 5 साल बाद मैं वही स्केल लूंगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो वो गलत होगा। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस लॉजिकल क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। यहां पे बहुत लोग इसको डायरेक्ट भी आंसर कर देंगे जिनको याद होगा, पर मैं याद नहीं रखता। मैं बहुत सिंपल ही इसको डिराइव कर लेता हूं कि हम जब स्लोप का करेक्शन देखते हैं तो स्लोप के करेक्शन में जैसे ये आपका स्लोप है, ये है डिस्टेंस d, ये है हाइट h और ये है लेंथ l। अब एक्चुअल में जब नापा जा रहा था तो एक्चुअल इसका ट्रू डिस्टेंस तो ये था d, लेकिन क्योंकि स्लोप आया, एक हाइट आई, तो मेरा डिस्टेंस हो गया l। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो बाय पाइथागोरस मुझे ये पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ के ना, यहां पे मैं डी स्क्वायर को ये लिख सकता हूं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मैं लेंथ मेजर करने वाला हूं एल, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स साइड्स, यानी कि एल इज ग्रेटर देन डी, ये मेरे को पता है। और मुझसे पूछा है करेक्शन कितना होगा, तो L माइनस डी। मेरी एक्चुअल लेंथ D थी, लेकिन मुझे मिली क्या, L लेंथ मिली जो D से ज्यादा है।
तो मेरा करेक्शन क्या होगा, करेक्शन होगा मेरा L माइनस डी। तो L को मैं एज इट इज रखता हूं, D यहां से मेरे को D मिल जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मैं इसको, इस D को यहां पुट करूंगा तो इट इज L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से मैं L स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो L आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब अगर मैं बाइनोमियल लगाऊं तो जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं L माइनस एल 1 माइनस एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू 1/2। अगर मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का अप्रोक्सीमेशन लगाऊं अगर मैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, करेक्शन इज इक्वल टू L माइनस एल 1 माइनस एच स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू 1/2। तो इसको अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो L माइनस एल 1 माइनस एच स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, ये हाफ था, ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी होगा L माइनस एल प्लस एल एच स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। L L कट गए, एक L ने एक L को मार दिया, तो हमारे पास करेक्शन क्या बचा फाइनल, इट इज एच स्क्वायर अपॉन 2L। तो हमारा करेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल, विद इन 20 सेकेंड्स आप इसको डिराइव कर सकते हो। मैं तो याद नहीं रखता, ये मैंने इतना समझाया है इसलिए शायद इतना टाइम लगा। तो इस तरह से आप डिराइव भी कर सकते हो, और ये C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर C। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the correction to be applied to each 30 meter chain for a line measurement along a slope of theta is। अगेन ये स्लोप करेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने जैसे ही फिगर डिस्कस किया था, क्या इस फिगर में मेरी हाइपोटेनस की लेंथ को मैंने L बोला था, हाँ के ना, और ये जो मेरी जो एक्चुअल डिस्टेंस था उसको मैंने क्या बोला था, D, और जो मेरी हाइट थी उसे मैंने बोला था H। अब अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है और मेरी हाइपोटेनस अगर किसी थीटा एंगल पे है, तो क्या मैं D को L cos थीटा लिख सकता हूं, अरे हाँ के ना, कैसे? अगर मैं यहां से इमेजिनरी सरफेस एक ऐसा देखूं, तो क्या ये L है, तो ये पोर्शन इसका कंपोनेंट होगा L sin थीटा और ये इसका होगा L cos थीटा। फिर हमने क्या पढ़ा था, करेक्शन हमने कैसे लिया था, L माइनस डी, क्योंकि L बड़ा है, तो यहां पे भी करेक्शन में L माइनस डी लूंगा, तो L माइनस, अब पर मेरा D क्या है, L cos थीटा, तो L cos थीटा, तो L 1 माइनस cos थीटा, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इट वॉज एच स्क्वायर अपॉन 2L, और दूसरा एक्सप्रेशन है L 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन क्या इसी फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलोंग अ स्लोप। स्लोप की बात की उसने, तो हमने क्या बोला था, L 1 माइनस कॉस थीटा। L चेन की लेंथ कितनी दी है इसने, 30 मीटर, तो यहां पे 30 रख दो और यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या एक भी ऑप्शन है ऐसा, पहला ही ऑप्शन ऐसा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रेंजिंग इज 2। सिमिलरली द नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग में फर्क क्या होता है, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट रेंजिंग मतलब क्या, सपोज आप यहां पे खड़े हो और आपको यहां पे इस पॉइंट पे कोई रिड्यूस लेवल या आपको कोई मेजरमेंट लेना है,
बीच में प्लेन सरफेस है, तो आप क्या करोगे, आप अपने एक दोस्त को बोलोगे भाई तू यहां जा, यहां आप एक स्टाफ रख दोगे और यहां आप मतलब यहां से आप इंस्ट्रूमेंट से देखोगे और यहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट और आप यहां से, ये हो गया डायरेक्ट रेंजिंग आपका। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, हर बार तो आपको प्लेन सरफेस नहीं मिल जाएगा, कई बार क्या होगा कि बीच में खाई आ जाएगी या बीच में पहाड़ आ जाएगा, तो आपको इनडायरेक्ट करना होगा। इनडायरेक्ट में आप कैसे करोगे, सपोज आप यहां पे खड़े थे लेकिन अब ऐसा सरफेस गया और बाद में इस तरफ सरफेस गया और ये रहा आपका दूसरा दोस्त, और या तो ऐसा हो सकता है पहाड़ आ जाए, आप यहां खड़े थे यहां से कछु दिख ही ना रहा, तो अब कैसे डायरेक्ट रेंजिंग करोगे, तो इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में आप क्या करोगे कि आपको जितना विजिबल है आप उतना देखोगे। वैली से आपको ज्यादा अच्छा समझ नहीं आएगा तो हम वैली को हटा देते हैं, हम पहाड़ वाला देखते हैं। यहां से डायरेक्ट रेंजिंग आपको सिर्फ यहां तक देख सकते हो, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे बोलोगे कि भैया जो आपका दोस्त है कि तू आगे आ जा, तू यहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट कर ले, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर ले, यहां पे करने के बाद फिर आप इस पोजीशन पे आ जाओगे, आपका दोस्त इस पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह से आप मेजरमेंट्स ले सकते हो। तो डायरेक्ट रेंजिंग हो या इनडायरेक्ट रेंजिंग, हमें हमेशा दो ही लोगों की जरूरत पड़ेगी, बस करने का तरीका बदल जाएगा। तो यहां पे इसने बोला डायरेक्ट रेंजिंग में 2 पर्सन चाहिए, सिमिलरली द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग इज 2, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो आपका एसएससी JEE 24 क्लियर ही हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल measured with a 10 meter chain was found to be 100 meter. This chain was 10 centimeter too long. अब मैंने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें वो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया है, क्या रेक्टेंगल में 2 चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, तो क्या ये लेंथ की बात कर रहा है, तो इसलिए मैं कहूंगा ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें अगर ये लेंथ है तो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर्ड विद अ 10 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 100 मीटर। हमने 10 मीटर की चेन ली थी, हमने उससे लेंथ मेजर की, लेंथ हमें मिली 100 मीटर, पर आगे क्या कह रहा है कि आपने सही मेजर नहीं किया, दिस चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। भैया हमने बाद में पता पड़ो कि ये जो चेन है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी है, तो यानी कि मेरी एक्चुअल लेंथ, अगर मैं स्मॉल एल से मेरी चेन की लेंथ बात करूं तो वो 10 मीटर थी, लेकिन मैंने तो गलत रीडिंग ली। किससे ली, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 0.1 मीटर होगा, तो ये क्या होगा 10.1 मीटर, ये मिला। तो अब मुझे पता, यानी कि मैंने इस वाली चेन से ये लेंथ मेजर की, तो ये गलत है, मेरी एक्चुअल लेंथ तो ये है, तो ये मुझे अब इसका नया L, तो यानी ये L डैश, तो मुझे इसका L फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट जिससे कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कंसेप्ट है कि ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स। जब आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हो मल्टीप्लाई, तो क्या वो पॉजिटिव बनता है, वैसे ही फॉल्स इंटू फॉल्स करोगे वो ट्रू बनेगा, और ट्रू इंटू ट्रू ट्रू होता है। तो इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज करते हैं कि हमें पता है हमारी ट्रू चेन की लेंथ हमें पता होती है, हमें ट्रू जो मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू लेंथ फाइंड करनी होती है, हमने चेन में
क्या मिस्टेक करी, जैसे उसने बताया कि इट वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, तो यानी कि हमारी फॉल्स लेंथ चेन की कितनी हो गई 10.1 मीटर, और हमने फॉल्स लेंथ ऑलरेडी मेजर कर ली 100 मीटर। तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बस मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, मेरे को क्या मिल जाएगा ट्रू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्रू, सबसे पहले ट्रू मुझे क्या बताया कि मेरे पास 10 मीटर की चेन है। ट्रू मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल। फॉल्स मुझे क्या पता है कि जो मैंने गलत चेन से फाइंड की लेंथ, तब उसकी लेंथ 100 मीटर थी। फॉल्स, फॉल्स मुझे क्या पता है कि चेन 10 सेंटीमीटर ज्यादा लॉन्ग थी, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर ज्यादा लॉन्ग थी, यानी कि मेरी फॉल्स लेंथ चेन की क्या थी 10.1 मीटर। अब यहां से मैं इसको 10.1 इंटू 100 करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इतना 10 इंटू एल, यहां से जीरो ने जीरो को मार दिया तो मेरी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी मिल गई 101 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था जिसमें उसने लेंथ के बारे में कहा। अब सिमिलरली वो दूसरे किसी करेक्शन से हमें ब्रेड्थ के बारे में भी बताना चाहता है, तो आइए देखते हैं वो ब्रेड्थ के बारे में क्या बोलता है। वो बोल रहा है ऑल्सो ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ब्रेड्थ विथ अ चेन ऑफ 20 मीटर द अप्लाइड पुल वॉज 20 kg, whereas the standard pull for the chain was 10 kg। अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट होगा उसको इतने में ही पता चल जाएगा ये करेक्शन ड्यू टू पुल का कंसेप्ट है, और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग में छपकना चाहिए, P माइनस पी नॉट इंटू एल सी अपॉन ए इज द करेक्शन ड्यू टू पुल। तो आगे बढ़ते हैं। द मेजर्ड ब्रेड्थ वाज 50 मीटर, फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दे दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रेड्थ, नया पेज ही ले लेते हैं। तो ब्रेड्थ में हमें क्या बोला उसने कि 20 मीटर की चेन थी, ठीक है, और उसने फाइंड की ब्रेड्थ 50 मीटर, ठीक है, ये उसने ब्रेड्थ फाइंड की। अब उसने बोला कि भैया उसने लगाया 20 केजी का पुल, यानी कि ये उसने लगाया P, लेकिन स्टैंडर्ड पुल कितना था P नॉट, वो कितना था 10 किलोग्राम, ठीक है। अब ए की आपको कुछ वैल्यू दे दी थी, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई की भी आपको कुछ वैल्यू दे दी थी। अब वो वैल्यू क्या थी, तो एरिया है 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इतना 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इलास्टिसिटी आपको दे दिया था 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्शन ड्यू टू पुल का फॉर्मूला होता है P माइनस पी नॉट एल सी, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन आपको दिया है अपॉन ए ई। अब यहां से P आपको दिया है 20 माइनस पी नॉट आपको दिया है 10, लेंथ ऑफ चेन है 20, एरिया है 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दी गई है। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया तो ऊपर बचेगा 10 × 20 अपॉन 0.05 इंटू 2 × 10⁶, तो ये होगा 200, तो ऊपर बचेगा 100, ये इसके 2 0 इसके, तो ये नीचे हो जाएगा कट के 4, और ये होगा 100 अपॉन 5 इंटू 1 2 3 4, 1/5 यानी 0.2 अपॉन 100 यानी 2 × 10⁻³ ये आया आपका करेक्शन ड्यू टू पुल। तो आपकी अब
ये करेक्शन आया, आपकी ब्रेड्थ आपने कितनी फाइंड की थी 50 मीटर, आपकी ब्रेड्थ आपने कितनी फाइंड की थी 50 मीटर। अब यहां पे आपका पुल ज्यादा था स्टैंडर्ड पुल से, इसलिए यहां पे करेक्शन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पुल में हमें नहीं पता होता कि करेक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन यहां पे हमें पता है कि आपका पुल ज्यादा था तो यहां पे करेक्शन पॉजिटिव, तो मेरा बी करेक्टेड कितना होगा 50 प्लस 2/1000, तो इसको मैं करूंगा तो 50.002, तो ये रही मेरी करेक्टेड ब्रेड्थ। अब उसने पूछा क्या था एरिया, एरिया कितना है, तो एरिया इज L करेक्टेड इंटू बी करेक्टेड, L आपको मिला था 101 इंटू 50.002, तो इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे, अराउंड 505 ऑप्शंस के थ्रू मैच कर लेते हैं, करना पड़ेगा 101 इंटू 50.002 5050.202, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, यहां पे उसने आपसे पूछ लिया ट्रू इंटू फॉल्स का कंसेप्ट, फिर उसने आपसे करेक्शन ड्यू टू पुल का क्वेश्चन पूछा, और दोनों को कंबाइन करके फिर उसने आपसे एरिया पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the length of line measured by 30 meter chain was found to be 450 meter. If the chain was 0.2 lengths short, then find the true length of the line. यहां भी दो concepts आपके मिक्स हो रहे हैं। पहला जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि true into true is equal to false into false, और दूसरा अगर किसी को यही नहीं पता कि 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होते हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे उसने दिया है इफ द चेन वाज 0.2 लिंक्स शॉर्ट, 0.2 लिंक्स शॉर्ट यानी कितने मीटर शॉर्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स होते हैं, तो एक लिंक कितने मीटर का होगा, तो एक लिंक होगा आपका 0.2 मीटर का, वन लिंक आपका 2.2 मीटर का होगा, और 0.2 लिंक्स शॉर्ट है, यानी कि आपकी चेन की लेंथ कितनी शॉर्ट हो गई 0.2 इंटू 0.2 यानी 4/100, और आपकी चेन 30 मीटर की थी, तो फॉल्स लेंथ कितनी हो गई 30 माइनस 4/100 यानी कि 29.996 मीटर, ये आ गई आपकी फॉल्स लेंथ। तो आपको फॉल्स लेंथ चेन की पता है, आपने फॉल्स लेंथ जो मेजर करी 450 मीटर वो आपको पता है, आपको ट्रू लेंथ पता है चेन की 30 मीटर। अब आप अगर इस इक्वेशन में यहां पे आप रख दीजिए 30 मीटर, ये आपको फाइंड करना है, यहां पे आप रख दीजिए 29.996 मीटर जो कि फॉल्स थी, और ये 450 मीटर जो आपने फॉल्स मेजर करी, तो यहां से आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में आंसर बताइए कि इज इट ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A 30-meter tape was tested before a survey and found to have a length of 29.93 meter. If the length of line measured with this tape is 270 meter, find the true length of the line. तीसरा क्वेश्चन रिपीटेटिव सेम कंसेप्ट पे, इसका मतलब एसएससी इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर का बैंक देखोगे हर तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट पे मिलेगा। ये ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स, ये वाला कंसेप्ट, और दूसरा करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर।
तो सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप पूरा सॉल्व कीजिए खुद से और कमेंट्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेयरिंग वाला कंसेप्ट आया है, इसमें बहुत मजा आता है। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री ड्रॉ करके हम आंसर निकालते हैं। तो ये बोल रहा है कि 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी 60 डिग्री दे दी है, 4 बियरिंग ऑफ लाइन बी सी आपको 120 डिग्री दे दी है, फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपको 4 बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, अब मान लेते हैं हम यहां पे ओरिजिन पे हैं, ये आपका ओरिजिन, उसने 4 और ये हमारा पॉइंट ए है। अब उसने बोला है 4 बियरिंग ऑफ ए बी कितना है 60 डिग्री। अगर मैं ऐसे जाऊं तो 60 डिग्री कहीं पे यहां पे होगा, ये मेरा 60 डिग्री। क्या सही है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब भी 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का कंसेप्ट यूज करते हो आपको क्लॉकवाइज आना होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना होता। तो इसमें अगर ये मेरा ओरिजिन था तो सिर्फ वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे आप, तो उससे आपके एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो अब यहां से मैं 60 डिग्री आऊंगा, यहां से 60 डिग्री, तो ये रहा मेरा 4 बियरिंग ए बी। अब यहां पे भी मैं एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूंगा। अब उसने बोला वापस कि 4 बियरिंग ऑफ बी सी कितना दिया था 120 डिग्री। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 120 डिग्री इतना एंगल होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा, तो ये रहा मेरा 120 डिग्री। अब उसने क्या बोला है इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी, यानी मुझे फाइंड क्या करना है एंगल ए बी सी, ये एंगल। अब दो पैरेलल लाइन, उनके बीच में एक लाइन, अगर मैं Z बनाऊं, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं हम कि अगर दो पैरेलल लाइन हो बीच में एक स्लेंट लाइन हो तो Z बनता है। ये Z दिख रहा है, तो जो भी अंदर के मुंह होता है, जो भी अंदर के खाने, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो क्या ये 60 होना चाहिए, तो ये भी 60। अब अगर मैं ये क्वाड्रेंट बनाऊं तो क्या ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है। तो खाली अगर मैं ये सरफेस देखूंगा तो क्या ये 180 डिग्री है, क्या ये मेरा एंगल 180 डिग्री है। लेकिन यहां तक तो मुझे 120 डिग्री दिया गया है, तो बचा हुआ कितना हुआ 60 डिग्री। तो इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120 डिग्री। ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ही आपको 120 दिया है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल अट्रैक्शन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको टेबल दी है, आपको ए बी बी सी सी डी डी है, आपको ट्रावर्स लाइंस दे रखी है, उनकी 4 बियरिंग उनकी बैक बियरिंग दी है, और बोला है द 4 बियरिंग्स एंड बैक बियरिंग्स फॉर अ क्लोज्ड ट्रावर्स ए बी सी डी आर गिवन अबव। अमॉन्ग द स्टेशंस ए बी सी डी फाइंड द स्टेशंस अफेक्टेड विथ लोकल अट्रैक्शन एंड व्हाट विल बी द करेक्टेड एफ बी ऑफ द लाइन ए बी। लोकल अट्रैक्शन का एक कंसेप्ट होता है कि अगर बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका जो स्टेशन है इट इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। लेकिन अगर वो 180 डिग्री नहीं है, यानी आपका स्टेशन इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एबी से। तो बैक बियरिंग कितनी है 259 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 76 डिग्री 30 मिनट्स, ये तो 180 डिग्री होगा ही नहीं। तो ये तो मतलब ए और बी तो आपके लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं, और ये मांग रहा है फाइंड द स्टेशंस अफेक्टेड विथ लोकल अट्रैक्शन। बी और सी 289 माइनस 100 करोगे 189 यानी 179 डिग्री 30 मिनट्स, तो इसका भी आंसर 180 नहीं आता। सी डी 227 माइनस 47, यस ये 180 डिग्री होता है। डी ए होगा आपका 309 में से 100 गया 209, उसमें से 30 गया यानी 179, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि सी डी, तो सी एंड डी, स्टेशन सी एंड डी आर नॉट अफेक्टेड बाय
लोकल अट्रैक्शन। तो और हमें बताना है कि कौन से इफेक्ट हुए, तो यानी कि ए और बी इफेक्ट हुए, तो सी और डी ये ऑप्शन तो हट गया, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब दोनों ऑप्शन में ये चीज तो सही है, दूसरी चीज वो मांग रहा है फोर बियरिंग ऑफ ए बी, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना होगा। अभी हमें फोर बियरिंग 76 डिग्री 30 मिनट्स दिया है। तो अब मुझे पता है कि मेरे सी, जो मेजरमेंट्स मैंने सी स्टेशन से लिए और जो मेजरमेंट्स मैंने डी स्टेशन से लिए वो 110% करेक्ट है, तो यानी कि मेरी ये वैल्यू करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि डीए लाइन दी है, डीए लाइन की फोर बियरिंग यानी मैं डी स्टेशन से लूंगा, तो ये करेक्ट है। अब ये करेक्ट है, मुझे इसमें पता है, इसमें 180 नहीं आ रहा सम, तो इसमें कितना आ रहा था? 179 आ रहा था, तो यानी कि -1, तो यानी बैक बियरिंग ऑफ डीए कितना हो गया? 129 डिग्री करेक्टेड। देखिए इसमें क्या किया मैंने, 309 माइनस 130, ये 179 आया। अब यानी कि इसमें 180 डिग्री नहीं हो रहा, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, तो मुझे पता चल गया कि 1 डिग्री का कोई स्टेशन पे एरर है। अब 1 डिग्री का किस पे है? फोर बियरिंग पे है या बैक बियरिंग पे है? पर फोर बियरिंग तो मैंने डी स्टेशन से ली है एंड डी स्टेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, तो यानी ये रीडिंग तो मेरी करेक्ट है। अब अगर मुझे इसको फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग को 180 डिग्री बनाना है, तो ये मेरा 129 डिग्री होना चाहिए, -1 डिग्री। यानी कि ए स्टेशन पे मुझे पता चल गया कि एट ए स्टेशन करेक्शन इज -1 डिग्री, -1 डिग्री। अब मुझे क्या, ए स्टेशन ही मुझे क्यों मैंने फाइंड किया? क्योंकि उसने क्या पूछा है, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, तो वो हम स्टेशन ए से कैलकुलेट करेंगे। उसने क्या बोला है, फोर बियरिंग ऑफ ए बी 76 डिग्री दी है, 76 डिग्री 30 मिनट्स, और मुझे पता है वहां पे -1 डिग्री का करेक्शन है। -1 करोगे कितना आएगा? 76 - 1 75। क्या डी ऑप्शन में 75 दिखता है? बिल्कुल दिखता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग of survey line is found to be 33 degree 40 minutes if the declination is 3 degree 40 minutes east, the true bearing is, again bearing का क्वेश्चन। इसमें कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है कि जब हम ऐसे क्वाड्रेंट यूज करते हैं, हम बोल देते हैं जनरली कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बट एक्चुअली जब ये हमने ड्रॉ किया है तो इट इज ट्रू नॉर्थ एंड इट इज ट्रू साउथ। ठीक है, अब क्वेश्चन वापस पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज फाउंड टू बी 33 डिग्री 40 मिनट्स। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, 33 डिग्री 40 मिनट्स, बेयरिंग तो ऐसे ही करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, वो ट्रू बेयरिंग नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है मैग्नेटिक बेयरिंग। तो यानी मुझे पहले पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है, तो वो हमें पता चलेगा इफ द डेक्लिनेशन इज 3 डिग्री 40 मिनट्स, 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट डेक्लिनेशन आपको दिया है, तो 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट, ईस्ट ये रहा, तो यहां पे 3 डिग्री 40 मिनट्स ईस्ट, ये हुआ आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हुआ आपका मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, और उसने आपको मैग्नेटिक ये कितना दिया था? 33 डिग्री 40 मिनट्स। यहां से ये दिया है आपको 33 डिग्री 40 मिनट्स।
अब वो ट्रू बेयरिंग पूछ रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 33 डिग्री 40 मिनट्स। भाई ट्रू बेयरिंग यानी कि अगर ये मेरी लाइन है, ये मेरी अगर लाइन है तो ट्रू बेयरिंग यानी कि यहां से ये एंगल, तो ये एंगल क्या है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये क्या होगा 33 प्लस 3 36 डिग्री, 37 फॉर 40 मिनट्स 80 मिनट्स होगा, यानी कि 37 डिग्री 20 मिनट्स, 37 डिग्री 40 मिनट्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 122 डिग्री 30 मिनट्स होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंट बियरिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सी जब हम ये क्वाड्रेंट यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि WCB यानी होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग दो सिस्टम्स होते हैं, और WCB में जो रेंज होती है एंगल की वो होती है 0 डिग्री से 360 डिग्री, जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में आपकी रेंज होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, और यहां पे आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपने ये जो डायरेक्शन है वो कहां से ली है, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ या विथ रिस्पेक्ट टू साउथ। इसमें जनरली कैसे होते हैं नोटेशंस, नॉर्थ कुछ एंगल ईस्ट, नॉर्थ कुछ एंगल वेस्ट, साउथ कुछ एंगल वेस्ट, साउथ कुछ एंगल ईस्ट, इस तरह से। जबकि हम होल सर्कल बियरिंग में हमें पता है कि हमने यहां से शुरू किया और जहां भी अटके वो एंगल हम पूरा ले लेते हैं, क्योंकि उसकी रेंज है 0 से 360 डिग्री। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला है 122 डिग्री 30 मिनट्स, यानी ये WCB में दिया है 122 डिग्री 30 मिनट्स। यानी कि ये 90, तो 122 डिग्री यानी इधर कहीं आएगा 122 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस 122 30 डिग्री, 122 डिग्री 30 मिनट्स। अगर इसमें माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 57 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको नोटेशन कैसे करेंगे, साउथ से जा रहा है और ईस्ट की तरफ, तो साउथ 57 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, साउथ 57 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा टेक्योमेट्री का क्वेश्चन। हमने करेक्शंस वाले क्वेश्चन देखे, हमने जनरल क्वेश्चन देखे, हमने बेयरिंग वाले, और अब ये है टेक्योमेट्री। टू डिस्टेंसेस 200 मीटर एंड 298 मीटर आर मेजर्ड फ्रॉम टेक्योमीटर, ओके, and corresponding staff intercepts are 2 meter 3 meter respectively, additive constant will be। पूरा क्वेश्चन एक इक्वेशन के बेसिस पे होता है, और वो इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इक्वेशन है D इज इक्वल टू KS प्लस C। अब यहां पे आपका C क्या होता है, C होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, K होता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, S होता है आपका स्टाफ इंटरसेप्ट, D होता है आपका डिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपने उसको D दे दिया है, क्वेश्चन में S स्टाफ इंटरसेप्ट भी दे दिया है, आपसे C पूछ रहा है,
और क्या उसने 2 डिस्टेंसेस और 2 स्टाफ इंटरसेप्ट दिए, तो यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मेरे पास वेरिएबल क्या है k और c, तो 2 इक्वेशन फॉर्म करूंगा, 2 वेरिएबल हैं तो मुझे दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे। और मुझे कौन सा चाहिए, मुझे c चाहिए, मुझसे c मांग रहा है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन को मेंटली फ्रेम करिए कि कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगा, उसके बाद हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो D1 मेरा कितना है, D1 है 200 मीटर, D1 है मेरा 200 मीटर, D2 है मेरा 298 मीटर, और S1 है 2 मीटर और S2 है 3 मीटर। S1 है 2 मीटर, S2 है 3 मीटर। अब कोई बोलेगा कि उसमें तो हमने D इज इक्वल टू के एस प्लस सी ये लिखा था, तो सर जब आपने D को D1 लिखा, D2 लिखा, S को S1 S2 लिखा, तो फिर ये तो K1 K2 C1 C2 भी होना चाहिए, तो फिर तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो ये इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि टेक्योमीटर अगर एक है तो उसके मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट और उसके एडिटिव कांस्टेंट दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए यहां पे सिर्फ एक ही K होगा जिसको हम K से डिनोट करेंगे, एक ही C होगा जिसको हम C से डिनोट करेंगे। तो पहली इक्वेशन अगर मैं फॉर्म करूं तो इट इज 298 इज इक्वल टू K 3K प्लस C, और दूसरी इक्वेशन मेरी 200 इज इक्वल टू 2K प्लस C। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 98 इज इक्वल टू K प्लस C ये आया। अब मुझे C मांग रहा है वो, तो मैं K को रिप्लेस कर देता हूं 98 माइनस C से, मतलब मैं इसको 98 माइनस C इज इक्वल टू K, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे K को रिप्लेस कर दूंगा डायरेक्ट मुझे C मिल जाएगा, मुझसे वो C ही मांग रहा है। तो इस इक्वेशन में मैं K को पुट करता हूं, तो इट इज 298 इज इक्वल टू 3 इंटू 98 माइनस C प्लस C, तो 298 98 इंटू 3 कर लेंगे, सो डेट वुड बी 300 माइनस 6 294, तो 294 माइनस 3C प्लस C, तो 294 इधर जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये है ऑलरेडी माइनस 2C, तो C आ गया माइनस 2। C आ गया आपका 2, ऑप्शन C। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिंपल क्वेश्चन, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि D इज इक्वल टू के एस प्लस सी, अगर आप में से किसी को थोड़ा सा ज्यादा आता होगा तो उसे पता होगा कि K जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट बोलते हैं उसे ही हम स्टेडिया इंटरवल फैक्टर बोलते हैं। और यहां पे ये D हमने देखा था कि D डिस्टेंस होता है, S आपका स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। अब K और C को भी हम डिनोट करते हैं, जैसे K होता है आपका फोकल लेंथ अपॉन I और C आपका होता है F प्लस D, ठीक है। तो स्टेडिया इंटरवल फैक्टर यानी K रेशियो ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टू एडिटिव कांस्टेंट गलत, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू स्टेडिया इंटरवल। फोकल लेंथ यहां पे आपकी F क्या होती है, फोकल लेंथ, और I क्या होता है, स्टेडिया इंटरवल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If the latitude and departure of a line AB with the bearing measured at A are 40 meter and 30 meter respectively, estimate the length of the line AB. तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होगा कि लैटिट्यूड
जब भी आपको कोई मतलब लोकेशन दी जाती है तो उसका एक्स एक्सिस होता है, उसका वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को अगर हम डिनोट करें तो उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और अगर मैं वाई एक्सिस पे डिनोट करूंगा उसको मैं बोलूंगा डिपार्चर। तो मेरा सपोज पॉइंट या लाइन, ये लाइन ए बी इधर है, तो इसका मुझे क्या दिया है कि लैटिट्यूड कितना दिया है 40 मीटर, 40 मीटर पॉजिटिव यानी इधर, क्या ये 40 मीटर दे दिया है। और क्या बोल रहा है डिपार्चर है, डिपार्चर यानी वाई एक्सिस पे घूमना है मुझे, आइदर ऊपर आइदर नीचे, बोल रहा है 30 मीटर, डिपार्चर उसने दे दिया है 30 मीटर। ठीक है, ये रहा। अब पूछ रहा है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द लाइन। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये तो। 30 मीटर 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है पाइथागोरस का। ये 30 मीटर है, क्या ये 90 डिग्री है, ये मुझे पता है 30 मीटर है, ये मुझे पता है 40 मीटर है, लेंथ ऑफ द लाइन ये भी मांग रहा है, क्या होगा अंडर रूट 30 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस 40 स्क्वायर, तो ये आ गया 50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स इज 2000 मीटर and the amount of closing error is 10 meter, then the relative closing error is relative closing error। ये फॉर्मूला डायरेक्ट, इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका E अपॉन P, जहां पे E होता है आपका क्लोजिंग एरर और P होता है आपका पेरीमीटर। तो अब क्या मुझे क्लोजिंग एरर दे रखा है? हां दे रखा है, ये रहा, क्लोजिंग एरर इज 10 मीटर। क्या मुझे पेरीमीटर दे रखा है ट्रावर्स का? बिल्कुल दे रखा है, ये रहा। क्या वो मुझसे रिलेटिव क्लोजिंग एरर मांग रहा है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा E अपॉन P 10 अपॉन 2000, तो ये होगा 1 अपॉन 2 इज 0.5 अपॉन 100 यानी 2 0 और, यानी कि ये ऑप्शन सी। पूरा कैलकुलेशन का खेल है, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, डायरेक्ट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये मेरे घर के बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, एसएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगेन, कंबाइंड करेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है -0.0673 डी स्क्वायर, कंबाइंड करेक्शन। इसमें आप डी को अगर किलोमीटर में डालते हो तो आपको करेक्शन मीटर में मिलता है। बहुत सिंपल, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्वेश्चन बनते कोई देरी नहीं लगेगी। इन मीटर ही मांग रहा है वो, और उसने 2 किलोमीटर दे दिया है, तो इधर 2 किलोमीटर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 4 होगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इतना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला मेथड इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। क्या करते हैं, इनिशियल फॉर्मूला और लास्ट वाला फॉर्मूला, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और बाकी जितने भी बीच में बच रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो हाँ, इनिशियल और लास्ट वाले का एवरेज लिया है, तो ये इतना तो सही है। ये रेड पेन लेता हूं, तो ये इतना तो सही है, ठीक है। ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया,
एवरेज इनिशियल यानी A0 और लास्ट वाला यानी AN का लेते हैं, तो ये दोनों तो गलत। ये दोनों अभी तक तो सही बने हुए हैं। अब इन दोनों में से कोई एक ही आगे जाएगा जो आंसर बनेगा। क्या लगता है, A के D? बीच के जितने भी बचे होते हैं उनको ऐड करते हैं हम, तो 2 4 6 8 गलत। ये तो इसने इवन वाले ले लिए, तो गलत हो गया। तो क्या बचे, A1 2 3 4 n-1 सही है, डी ऑप्शन। मैं सिर्फ ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला का लाया हूं, इसमें एक सिम्पसन्स 1/3 रूल भी आता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको भी जरूर रिवाइज करिएगा। गंटर्स चेन इज इतनी मीटर लॉन्ग। से ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं लाना चाहता था, पर एसएससी पूछ रहा है इसलिए मैं लेके आया हूं। एनवायरमेंट में आपने देखा था कि मैं बहुत सारे लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस लाया था, इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स ही रखे, पर ऐसा एक आध क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप ब्रश अप कर लें इन चीजों को। तो रेवेन्यू चेन 33 फीट लॉन्ग होती है, 16 लिंक्स होते हैं उसमें। गंटर चेन 66 फीट लॉन्ग होती है। इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर इजी काम करते हैं, 100 फीट लॉन्ग, 100 लिंक्स, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं। मैट्रिक चेन 30 मीटर, 150 लिंक्स। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि 30 मीटर की चेन में 150 लिंक्स होते हैं, तो हो सकता है कि वो इस बार क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 20 मीटर की चेन दे दे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता है गंटर चेन पूछ रहा है 66 फीट की होती है एंड इट इज 20.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्शंस अप्लाइड फॉर टेप मेजरमेंट आइडेंटिफाई द करेक्शन which is not always negative। अभी हमने उसका क्वेश्चन भी किया था, मुझे तो डायरेक्ट पुल ही दिखा। पुल का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस पी नॉट LC अपॉन E। अगर मेरा स्टैंडर्ड पुल से मेरा जो पुल है वो ज्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मेरे स्टैंडर्ड पुल से मेरा पुल कम है तो करेक्शन नेगेटिव आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, विच इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। भैया पुल हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमारा करेक्शन पॉजिटिव था, तो यही आंसर है। और इसका मैं एक टेबल भी आपको देता हूं, बहुत हेल्प करेगा आपको ये टेबल। एरर, करेक्शन, एरर, करेक्शन और टाइप। ठीक है, अरे भाई एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, एक होता है टेम्परेचर के कारण, करेक्शंस टेम्परेचर के कारण होते हैं, फिर आपका होता है एक पुल के कारण, स्लोप, सैग, रॉन्ग अलाइनमेंट। इसमें शायद एक आधा छूट गया होगा, पर इसमें मेन चीज आपको जो याद रखने हैं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। काय हो रहा है यार, रॉन्ग अलाइनमेंट। ये जो तीन मैंने एक साथ लिखे हैं, बाकी के जितने भी हैं वो छोड़ दो। हमेशा स्लोप के कारण एरर पॉजिटिव आएगा, हमेशा सैग के कारण एरर पॉजिटिव आएगा, हमेशा रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण एरर पॉजिटिव आएगा।
तो इनके करेक्शंस क्या हो गए? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज। इस ये जो मैंने इतना पार्ट लिखा है, इस पे 1 मार्कर कितने क्वेश्चंस का भी वो पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें भाई ऐसा कौन सा करेक्शन है जिसमें करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, इन 3 में से कोई एक होगा, क्योंकि बाकी के जितने भी होते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और इसमें सेम, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो ये स्लोप, अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्लोप, सैग, रॉन्ग अलाइनमेंट। याद रखना इनके एरर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहते तो ऐसे याद रख लेना कि इनके करेक्शन हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये था, क्वेश्चंस अपने आज के कंप्लीट हो चुके हैं। पर एक चीज और बता देता हूं मैं, मेरी बताने की इच्छा कर रही है तो बता देता हूं कि CBT 1 में तो आपको कैल्सी अलाउड नहीं होता है, तो आपको ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था कंबाइंड रिफ्रैक्शन वाला, तो फॉर्मूला तो याद है, होता है कि 0.0673 d स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज करते हो, पर CBT 2 में आपको कैल्सी अप्लाई होता है और आप सब CBT 2 में जाने ही वाले हो। तो एक ट्रिक बताता हूं कि ये सब फॉर्मूलेस कैसे याद रखने होते हैं, क्योंकि देखो जनरली ये कहां से आया, कंबाइंड करेक्शन कहां से आया, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें कंबाइंड करेक्शन मिलता है। अब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर अपॉन 2r। यहां पे रेडियस को आप 6371 किलोमीटर पुट करते हो और इसको डिवाइड बाय 1000 करते हो तो आपको 0.00785 ये आपको करेक्शन मिलता है। और रिफ्रैक्शन, सॉरी, ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होता है 1/7 ऑफ दिस। तो मतलब दोनों वैल्यूज आप याद कर सकते हो। मतलब इसमें अगर आप d स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6371 और इसको डिवाइड कर दो बाय 1000, तो यहां से आपको -0.00785 ये वैल्यू मिल जाएगी d स्क्वायर। जो आप फॉर्मूला याद करते हो वो फॉर्मूला आता है यहां से। और आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है 1/7 CR। तो आप वहां से ये भी कैलकुलेट करते हो और इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास ये आता है। अब ये कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि एसएससी ने 2-3 बार ये पूछा हुआ है डायरेक्ट कि डिस्टेंस मतलब रेडियस, अर्थ के रेडियस पे आपका जो करेक्शन है वो कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। ठीक है, तो वो अगर जिसको ये सिर्फ फॉर्मूला याद होगा उसको पता ही नहीं होगा कि रेडियस का क्या अल्लाह पल्ला है यहां पे, तो इसलिए वो इनवर्सली और d स्क्वायर होल स्क्वायर में। अब सेकंड, अगर एसएससी खुद को अपग्रेड करता है और अच्छे क्वेश्चंस बनाना चाहता है तो वो आपसे बोल देगा कि रेडियस इज नॉट 6371, रेडियस की वैल्यू आप ले लीजिए 6500। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी चेंज हो जाएगी, आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को, सिंपल कंसेप्ट है d स्क्वायर अपॉन 2r, r की वैल्यू ये होती है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग कर लेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस और चाहिए और उनके नोटिफिकेशंस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दी होगी, अगर आप उस गूगल फॉर्म को भर देंगे तो आप एक्यूमेन की फ्री एसएससी बैच चालू है तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।